कितना टफ है पिछले 40 साल टफ होप की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई लड़ाई है नहीं। टफ किस बात का टफ? आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, कभी इन लोगों की बोनी बीजेपी की नहीं हुई है। यहाँ पर हम 10 सीटें एक तरफा जीत रहे हैं आजमगढ़ की, और आजमगढ़ में जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव ने किया है। मैं सरकार में था तो मैंने ला के विकास किया है। भाजपा बता दे कि इन्होंने क्या विकास किया है, किस आधार पर लोग वोट मांग रहे हैं। कोई मुद्दे इन लोगों के पास नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना लिया है। अब इनका पक्षों से सफाया हो रहा है, पूरे अब तक सफाया हो जाएगा और समाजवादी की सरकार बनेगी और सारी योजना गरीब को मिलेगी, लाभ तक पहुंचाएंगे। शिक्षा को महत्व देंगे, उनको फ्री शिक्षा देंगे, दवा का आपका फ्री मुफ्त इलाज होगा, चाहे कितनी बड़ी इलाज होगा। महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, सभी पेंशन देंगे, आपके वृद्धा विधवा सब देने का काम करेंगे, विकलांग पेंशन देने का काम। सर, अभी मतदान करने से पूर्व आप मंदिर में भी गए थे, दर्शन पूजन किए हैं, क्या भगवान से मांगे? भगवान के तो पुजारी हम ही हैं, वह ठिका ले लें वो लोग हैं, वही लिए हैं। हम भी पुजारी हैं, हम भी पूजा करते हैं। आज कुछ विशेष रहा होगा, कुछ हम हरदम पूजा उनके करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ थे पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हमने यहाँ पर विकास किया है, विकास को मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमें पूरे भरोसा है कि जिस तरीके से पिछले 40 सालों से हमारी जनता हम पर भरोसा जताई है, आज भी हमारे साथ जनता खड़ी है और हमें जीत मिलेगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आज। भदोही जनपद की 3 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खासकर महिला मतदाताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं और उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि भदोही विधानसभा क्षेत्र में 2,06,69, जबकि ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,85,117 और औराई में 1,78,894 महिला मतदाता हैं और महिला मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं और उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच भदोही जनपद में मतदान कराया जा रहा है और मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भदोही जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भदोही, ज्ञानपुर और औराई, इन सभी विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। तो ये 7वां और आखिरी मरहला है उत्तर प्रदेश के पूरे इस चुनावी प्रोसेस का और आज 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 6 बजे तक आखिरी वोटिंग जहां भी कहीं होगी। उसके साथ ही ये फैसला पूरी तरह से ईवीएम में दर्ज हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश की वो आवाम जो घरों से बाहर निकलकर बूथों तक पहुंचकर अपने फैसले दर्ज कर रही है कि किसे चाहती है कि वो उसके इलाके का एमएलए बने, आवाम किसे चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कौन इख्तिदार संभाले। यह फैसला दर्ज हो चुका होगा आज शाम 6 बजे तक पूरी तरह से, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी है। और ये जो इलाका है ये 9 जिलों के 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इनमें ये आमतौर से कहा जाता है कि ये पूर्वांचल यानी मशरकी उत्तर प्रदेश का इलाका है। हर इलाके की हर फेज में अपनी अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, अलग अलग समाजी उनका जो है एक समावेश है या सामाजिक तौर पे अलग अलग खानों में वो एक साथ हैं या बंटे हुए हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि सुबह से लेकर आज तक कई बूथों से ये खबरें आई है कि ईवीएम में खराबी है। किसी को अपने वोट देने के बाद जब वो पोलिंग स्टेशन में पहुंचा तो बताया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। इन सब शिकायतों के बीच ये चुनावी सफर आज शाम 6 बजे तक पूरा होने वाला है। इस खास तौर से पूर्वांचल के इन 54 सीटों पर किस तरह की राय रखते हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रभात राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आईएएस भी हैं, रिटायर्ड। प्रभात राय साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है इंतखाबी जंग।
प्रभात साहब, आप कैसे देखते हैं, ये बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पड़ाव एक तरह से है और आज शाम 6 बजे के बाद ये वोटिंग मुकम्मल हो चुकी होगी। इस रीजन में क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं या क्या ऐसी बदली हुई तस्वीर है जो 17 के मुकाबले 22 में बिल्कुल अलग नजर आ रही है? देखिए, दो बातें सबसे बड़ी उभरी हैं इस बार पूरे के पूरे सूबे में, खास तौर से पूर्वांचल में भी और पश्चिमांचल में भी, दोनों दोनों इलाकों में। खास तौर से पूरा जो अवध प्रदेश है इसमें भी वही तस्वीर है लगभग। वो ये है कि एक तो बेरोजगारी और महंगाई, दो बड़े मुद्दे उभर कर इस वक्त आए हैं। और जो पहले पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन पर, खास तौर से राम मंदिर पर और इन तमाम दूसरे मसलों पर जो लोगों का एक मन बनता था वोट डालने का, वो इस वक्त नादारद है। सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो ये है कि लोग महंगाई से बेजार हैं, बेहद परेशान हैं, और बेरोजगारी से युवक और नौजवान बेहद मुतासिर हुए हैं। ये दो मसले बड़े हैं। तीसरा जो है, किसान आंदोलन ने पूरी फिजा बदल दी है पूरे सूबे की। जो फिजा पहले कम्युनल थी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बड़ा था, सब जगह हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत चल रही थी, वो इस बार काफी कमजोर हुई है। मैं ये नहीं कहता एकदम खत्म हो गई है, ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो देहात में तो एकदम खत्म हो गई है, लेकिन शहरों में अभी थोड़ा सा उसका असर बाकी है। लेकिन शहरों में मायूसी है। उसका कारण ये है कि इसीलिए थोड़ा सा कम वोट परसेंटेज आप देखने में आ रहा है, नजर आपको। पिछले मरहले में भी था, इस मरहले में भी ये वोट परसेंटेज काफी डाउन है। और 6 बजे तक इस बार जो है मतदान होगा आज, लेकिन अभी तक जो वोट पोलिंग है वो बहुत कम है शहरी इलाकों में। आपने खुद शायद इस पर नजर डाली होगी। जी। तो यही मसले हैं जो बेहद जो है सूबे के लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, और सूबे के लोग इन्हीं पर पूरा मतदान करेंगे और कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर ये अपने तकारीर में वजीर आज़म हो या फिर बीजेपी के और दूसरे बड़े लीडरान हो, उन्होंने ये कहा है कि डबल इंजन की सरकार के बहुत फ़ायदे होते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके नज़रिए से देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार रही 5 सालों तक, और उन्होंने बहुत तरह के ऐसे दावे किए हैं कि हमने विकास के कामों को किया है, हमने सोशल सिक्योरिटी लोगों को मुहैया कराई है, कागज़ों पर या फिर उसका अभी पहला और दूसरा मरहला ही सही, लेकिन हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की बात वो लोग कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों के बुनियाद पर लोग जो है एकजुट होते नज़र आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को बड़े नेताओं के इन दावों पर क्या उनका ध्यान नहीं जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि दावे जमीन पर उतरते दिखाई नहीं दिए अभी तक। विकास की बात तो पिछली सरकारों से हो रही है। जब 14 में सरकार नरेंद्र मोदी की आई थी और योगी की सरकार 17 में आई है, दूसरी बार ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आने की। तो दोनों बार जो वादे पहले भी बड़े बड़े किए थे, 15 लाख का वादा किया था कि साहब पूरा का पूरा जो है ये ब्लैक मनी जो है वो वापस आ जाएगा, तरक्की होगी। लेकिन ब्लैक मनी तो मालूम चला, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, आप भी जानते हैं कि ब्लैक मनी तो और बढ़ गया। बड़े बड़े जो है बड़े बड़े सरमायादार ले लेके बहुत बड़ी बड़ी रकम बैंकों की भाग गए। अभी देखिए 23,000 करोड़ का घपला तो अभी इस मुल्क में हुआ है। अभी गुजरात की बहुत बड़ी कंपनी का जो मालिक भाग गया। तो जमीन पे जो उतरा है लोग उसको देखते हैं। आप वादे तो जिंदगी भर से गरीबी हटाओ के भी होते रहे हैं, कहाँ हटी गरीबी? कांग्रेस तो दफन हो गई इसी गरीबी हटाओ के नारा देते देते। ये लोग भी उसी तरह के नारे दे रहे हैं। जब तक जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा, बच्चे जो है रोजगार नहीं पाएंगे, छोटा उद्योग नहीं पनपेगा। छोटा उद्योग देता है ना, ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देखिए तरजीह दे रहे हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो मालिक हैं वो भाग रहे हैं ले लेकर बड़ी बड़ी रकमें। एक लंबी फहरिस्त हिंदुस्तान के पास है। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि जो गरीबी का जो स्तर है वो बेहद जो है वो बढ़ गया है, और जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में वो भी बेहद बढ़ गया है। 10 गुनी प्रॉपर्टी बना ली है अडानी साहब ने। तो जमीन पर लोग देखते हैं, हकीकत के दीदार करते हैं जमीन पर। वादे तो सियासत के अंदर सब पार्टियों के लोग करते हैं। समाजवादी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे इन्होंने भी किए हैं।
और सभी ने किए। और जहां तक देखिए हिफाजत की बात है तो ये बात एकदम तय है कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट जो एक ब्लैक कॉलर जो एक तरह का क्राइम था उस पर थोड़ी सी यहाँ नकेल लगी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसके बारे में भी समझिए लोग बहुत नाराज हैं। लोग कहें फेक एनकाउंटर्स बहुत हुए हैं, ब्राह्मण खासतौर से नाराज हैं पूरे के पूरे सूबे के। कहते हैं हम सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही मारा गया है, जबकि ब्राह्मण और ठाकुर लोग माने जाते हैं वो बीजेपी के काफी कुछ नजदीक रहे हैं। बनिया ब्राह्मण ठाकुर अपर कास्ट, उनमें भारी नाराजगी है। तो देखिए बातें तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो असली बात है कि जो महंगाई बढ़ा रहे हैं लोग, जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में क्या क्या किया गया, असली बात ये, असली मुद्दा ये है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर इन मुद्दों में ऐसा नयापन क्या है? ये मुद्दे तो हर बार चुनावों से पहले होते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, लेकिन हमने ये देखा है कि इन मुद्दों के रहते हुए भी एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बाद में फिर लोग इसी बात पर तबसरा कहते हैं कि मुद्दे तो थे लेकिन चुनाव इनके इर्द गिर्द नहीं हुए। चुनाव हुए जात बिरादरी को देखकर, या चुनाव हुए उससे ऊपर मतलब जो एक अलग संप्रदाय या फिर धर्म का जो एक नशा है उसके बुनियाद पर। तो जब आप इस बात को नकार रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया है, ये ऐसा कैसे मान लिया जाए कि इस बार वाकई इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव हो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इस बार जो जहर है, संप्रदाय का जहर, खासतौर से मैं कहूंगा, जातिवाद की तो बात नहीं कर रहा, जातिवाद का जहर तो अभी समाज में माशरे में जिंदा है। लेकिन इस बार है वो धार्मिक जहर जरूर कम हुआ है। जो सियासत का एक डिवीजन होता था ना हिंदू मुस्लिम के आधार पर, जो खास तौर से एक फितरत रही है यहाँ की दोनों तरफ के लोगों की, इधर भी कम्युनल एलिमेंट है, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी कमी नहीं है इनकी। ये लोग जिस तरह डिवाइड पैदा करते थे ये नाकाम रहे। जात की जहां तक बात है तो ये तो एक तरह का डीएनए बन गया इंडियन पॉलिटिक्स का कि वो जात के आधार पर टिकट बांटती है। जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, बनी है, ये आप जानते हैं। मतलब टिकट तो बढ़ते हैं इन्हीं बुनियादों पर, भले ही मंच पर खड़े हो कि आप ये बात करें कि सबका साथ सबका विकास, या हम ऐसी कोई बात नहीं करते। जी हाँ, जिंदगी तो देखिए चारों तरफ घूमती है, पेट के, भूख के, नौकरी के। जिंदगी ठीक है कि ये सब हमारे डीएनए में है, क्योंकि हमारा मन सामंती है। हम अभी भी सामंती काल में जी रहे हैं मन की दृष्टि से, इसलिए ये सब मसले हमारे रगों में दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो जिंदगी की जरूरियात हैं वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। और इस बार मुझे लगता है कि ये चुनाव थोड़ा हटकर है, क्योंकि किसानों ने फिजा बदली है। किसानों की पूरी लड़ाई आर्थिक लड़ाई थी जी। और वो लड़ाई न जात की थी, न पात की थी, न मजहब की थी, न धर्म की थी। वो लड़ाई सीधी सीधी जिंदगी की लड़ाई थी। तो इसलिए जो किसान इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं, सूबे के अंदर जिंदगी की लड़ाई लड़े हैं, बल्कि पूरे मुल्क के किसान लड़े हैं, उसने थोड़ा सा गाँव में जागृति पैदा की है। और ये जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन जिसे आप कहते हैं, जात के, बिरादरी के, धर्म के, वो कमजोर पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता खत्म हो गए हैं, बहुत कमजोर पड़े हैं। और कमजोर जब पड़े हैं तो वो लोग भी कमजोर पड़ेंगे जो इनको सबसे आगे लेके परचम चलते हैं। जो धर्म का परचम, मजहब का परचम लेके सबसे आगे चलते हैं, जो सोचते हैं कि राम मंदिर पर ही सारा फैसला कर लेंगे, इतना बड़ा राम मंदिर हमने बना दिया। लोग अब पेट का सवाल उठा रहे हैं। इतनी चली गई कोरोना में, लोग बर्बाद हो गए हैं, उद्योग बंद हो गए हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हमारे सड़कों पर हैं। तो ये भी मसले लोगों को झंझोड़ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को वोट का फैसला करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है। अच्छा, मैं जो है आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो ज़रूरियात ज़िंदगी है या रोज़मर्रा के ज़िंदगी से जुड़े ऐसे बड़े मसले या मुद्दे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक आकार ले लिया है, और इस वजह से ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि चूंकि लोग इसके इर्द गिर्द जो है वो अपने को जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्या 2017 के मुकाबले 22 में बड़ी पार्टियों की जानिब से सोशल इंजीनियरिंग भी क्या थोड़ी अलग है? जैसे हम मिसाल के तौर पे एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, वो एसपी के साथ है। तो ऐसे कई और छोटी छोटी जमातें हैं, क्या इनके इधर से उधर पाला बदल लेने महज भर से क्या इनके साथ के जुड़े लोग भी इन्हीं की जैसा सोचते हैं? और अगर ऐसा सोचते हैं तो क्या ये इतने मतलब इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि नतीजों को असरअंदाज कर दें?
देखिए ऐसा है कि ये जो छोटी जातियां हैं, जिस सो कार्ड जो हम जिनको छोटी जातियां कहते हैं या पिछड़ी जातियां कहते हैं या सोशली बैकवर्ड कास्ट हम कहते हैं, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, आप जानते हैं।